हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको आईटीसी शो करना है जीएसटीआर 3D में। जीएसटी पोर्टल में आए दिन चेंजेस आ रहे हैं एज रिगार्ड्स टू रिटर्न कि किस तरीके से उसे स्ट्रीमलाइन किया जाए एज पर द न्यू रूल्स एंड प्रोविजंस। इनिशियली जीएसटीआर 1 में चेंजेस आए थे, जहां पर जीएसटीआर 1 को थोड़ा सा डिटेल मैनर में किया गया था, प्लस सिंप्लीफाई किया गया था उसका फाइलिंग प्रोसेस एज रिगार्ड्स टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अब नया सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 170, जिसमें जीएसटीआर 3B में कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस आए हैं। और मोर ऑफ वो सर्कुलर काफी डिस्क्रिप्टिव सर्कुलर है, जहाँ पर काफी डिटेल में ये बताया गया है कि जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी है उसे कैसे शो करना है। हमारे आज के वीडियो में हम वैसे वही डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आपको कौन से टैब में आईटीसी कौन सा टाइप का भरना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाद में एक बेल बटन आएगा, उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटीआर 3B क्या है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जीएसटीआर 3B एक ऐसी रिटर्न है जो एक रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करते हैं। तो अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, तो जीएसटीआर 3B आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहीं अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, तो डिपेंडिंग आपका टर्नओवर और जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, यानी कि आपने जीएसटीआर 1 ऑप्शन सिलेक्ट किया है या फिर आईएफएफ फाइल करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यानी कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में गए हैं, जीएसटीआर 3B आपको या तो मंथली फाइल करनी होगी या क्वार्टरली फाइल करनी होगी। जीएसटीआर 3B इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि जीएसटीआर 3B ही एक ऐसी रिटर्न है जिसके थ्रू आप इनपुट सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपना इनपुट ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास आईटीसी पड़ा है, उसे अगर आपको ऐड करना है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वो आप जीएसटीआर 3B के थ्रू ही कर सकते हैं। इसीलिए जब आप आईटीसी डाल रहे हैं जीएसटीआर 3B में, आपको ध्यान देना है कि आप इसे प्रॉपर टैब में डाल रहे हैं, ताकि एक आपका प्रॉपर वैल्यू ऐड हो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। सेकंड, वो रिकंसाइल करे आपके 2B से, क्योंकि अगर वो रिकंसाइल नहीं हो पाया या फिर मिस मैच आया, चांसेस हैं कि आपको नोटिस आए कि आपने ज्यादा क्रेडिट ले लिया है एज कम्पेयर टू 2B, और वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% पर एनम। तो ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर वे में आईटीसी शो करें जीएसटीआर 3B में। थर्ड, जीएसटीआर 3B एक ऐसी रिटर्न है जहां से आप आईटीसी को अगर ऐड कर सकते हैं तो डिडक्ट भी वहीं से कर सकते हैं। यानी कि जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो जितना आपका आईटीसी यूज होता है आपके आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में, उतना ही आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से कम होता है। जीएसटीआर 3B एक बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है एज रिगार्ड्स टू आईटीसी। अब चलिए देखते हैं जीएसटीआर 3B में आपको आईटीसी कहाँ भरना है। तो जब आप लॉग इन करेंगे अपने पोर्टल पे और जीएसटीआर 3B ओपन करेंगे, तब आपको ये टैब नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी ये मिलेगा। दोस्तों, बाकी जितने भी टैब्स है वो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट और पेमेंट से रिलेटेड है। सिर्फ यही एक अकेला टैब है जो आईटी से रिलेटेड है। तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस कम है कि हमें कौन से टैब भरने हैं। ये पूरे एक रिटर्न में सिर्फ एक ही टैब है, टैब नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी, जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डालना है। चलिए देखते हैं टेबल नंबर 4 में क्या है। तो ये हमने टेबल नंबर 4 प्रिपेयर किया है एज पर द न्यू सर्क्यूलर। जो टेबल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी और सी। ए में जितना भी आईटीसी आपके पास अवेलेबल है आपको वो शो करना है। बी में जितना भी रिवर्सल है जो एज पर लॉ है वो आएगा। एंड सी में नेट फिगर आएगा, A-B। एक नया और एक हेड है डी, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। यानी कि अगर आप यहाँ ये दो रोज में कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो वो वैल्यू ऐड नहीं होगी आपकी जीएसटीआर 3B में। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो एज रिगार्ड्स जीएसटीआर 3B, ए, बी और सी, ये तीन वैल्यूज में आप जो भी 3 रोज में जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो ही इंफॉर्मेशन
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगी। सी में जितना भी है सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। अगर मैं अब जो ए पार्ट है उसको देखूंगी, तो उसमें 5 कैटेगरीज है। यानी कि फर्स्ट आपके पास जो आईटीसी आ रहा है, आपको उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है। फर्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया है, बाहर से खरीदा है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से वो इंडिया में आ रहा है, तो आपने कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी और सेस पे किया होगा। सेस जो अगर एप्लीकेबल है आपके प्रोडक्ट पे, तो जब आपने पे किया रहेगा वो आईजीएसटी यहाँ पर आएगा। अगर वो सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिस पे आपने रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे किया है, तो यहाँ आएगा। अगर और कोई सर्विसेज है जिस पे आपने रिवर्स का एप्लीकेबल है, तो वो यहाँ आएगा थर्ड रो में। तो बेसिकली आरसीएम के लिए 2 रो है, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। अगर वो इंपोर्ट्स यानी कि वो सर्विसेज आपने किसी पर्सन से ली है जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, और आपने इंडिया में ली, और जहां पर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो वो रो नंबर 2 में आएगा, वरना फिर वो रो नंबर 3 में आएगा। फोर्थ रो है इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जहां इनवर्ट सर्विस सर्विस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी का क्रेडिट लेता है एंड फिर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो क्रेडिट सब अपने जितनी भी एंटिटीज हैं। तो जो पोर्शन आपको एलिजिबल हुआ है वो आप फोर्थ रो में लिखें। इसके अलावा कोई दूसरा आईटीसी है जो ये ऊपर की 4 कैटेगरी में नहीं फॉलो हो रहा, तो ऑटोमेटिकली ये रेसिडुअल कैटेगरी में आ जाएगा, ऑल अदर आईटीसी। जितना भी इनपुट एलिजिबल था आपने यहाँ लिखना है। अब आ जाते हैं हम ये सेकेंड क्लासिफिकेशन जो बी है, आईटीसी रिवर्स। इसमें अगर आपका आईटीसी रिवर्स हुआ है ड्यू टू रूल 38, 42, 43 एंड 17(5). 38 है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, बैंकिंग इंडस्ट्री को कंपल्सरी 50% ऑफ द आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। 42 एंड 43 में आता है आईटीसी रिवर्स अगर वो एक कॉमन आईटीसी है जो आपके बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आया है, या फिर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज के लिए आया है, तो वो 42 43 में आएगा। अगर वो इन एलिजिबल क्रेडिट है, यानी कि वो सेक्शन 17(5) में जहां पर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है कुछ कैटेगरीज जहां पर आप आईटीसी नहीं ले सकते, तो वो वैल्यू भी आपको यहाँ लिखनी है। उसके अलावा किसी और वजह से आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास इनवॉइस आ चुका है लेकिन आपने उसका 6 महीने में पेमेंट नहीं किया है, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ आपको इनिशियली पहले आईटीसी रिवर्स करना है, एंड जब आप पेमेंट करते हैं आपको आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं। तो वो आपको टैब नंबर B2 में डालना है। तो अगर आपका जो रिवर्सल है ये स्पेसिफिकली कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि रूल्स 38, 42 एंड 43, या फिर सेक्शन 17(5), तो आपको यहाँ B1 में डालना है। अगर उसके अलावा आप किसी भी वजह से रिवर्सल कर रहे हैं, तो आपको अदर्स में डालना है। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ योर कार, या फिर अपने कार हायर पे लिए जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में स्पेसिफिकली इनएलिजिबल है, तो आप फर्स्ट A5 में वो क्रेडिट डालेंगे एंड सेकंड B1 में उसे स्पेसिफिकली रिवर्स करेंगे। तो आपको वैल्यूज ध्यान देनी है कि आप दोनों जगह पे लिखें, 5 में भी लिखें प्लस B1 में भी लिखें। कोई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आपने की है बट आपने वो पेमेंट नहीं किया आरसीएम के अंदर, तो आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस एज वेल एज B2 में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी आप रिवर्स कर रहे हैं B1 और B2 में, वो आपको इंश्योर करना है कि A1 2 3 4 5 के बीच में है, एंड फिर ही आप उसको B1 और 2 में कंसिडर करेंगे। पास्ट में क्या होता था, लोगों को लगता था रिवर्सल है, तो वो क्या करते थे, ये एक कैटेगरी में भी नहीं लिखते थे और बी में भी नहीं लिखते थे। तो बेसिकली जो नेट अमाउंट एलिजिबल था वो ए कैटेगरी में कवर कर लिया जाता था, एंड ऑटोमेटिकली उतना ही अमाउंट सी में आ जाता था। तो गवर्नमेंट को नहीं पता था, तो चलता था कि कितना क्रेडिट एलिजिबल है, एंड जब वो कंपेयर करते थे आपका आईटीसी एज पर जीएसटीआर 3 भी एंड आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2 भी, उन्हें डिफरेंस मिलता था और उन्हें लगता था कि आपने क्रेडिट कम क्लेम किया, जबकि इन एक्चुअल वो क्रेडिट आप क्लेम करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि आपके हिसाब से वो इनएलिजिबल क्रेडिट था। अब एज पर द न्यू सर्कुलर स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको ग्रॉस अमाउंट ऊपर नीचे ऊपर लिखना है, बी कैटेगरी में वो अमाउंट रिवर्स करना है, एंड बैलेंस आप सी कैटेगरी में
ऑटोमेटिकली कैप्चर किया जाएगा। तो जो पहले नेट करके हम लिखते थे, अब वो अलाउड नहीं है। अब आ जाते हैं ये डी टैग में। इसमें कहा गया आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 एट अलर्ट अर्लियर टैक्स पीरियड। तो यहाँ पर आप वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करेंगे जो पहले आपने रिवर्स कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आपने 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ आपको ये B2 में रिवर्स करना है ये अमाउंट। तो आपने मान लीजिए अपने अगस्त की रिटर्न फाइल कर रहे हो आप अभी, तो B2 में आपने रिवर्स कर दिया। अब जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करने गए हैं, तब आपने वो पेमेंट कर दिया, तो एज पर द लॉ आप रिक्लेम कर सकते हैं वाईटीसी। तो आप क्या करेंगे, उसे A5 में यहाँ डाल देंगे पहले, और साथ ही साथ D1 में भी डालेंगे, ताकि आपको पता रहे कि ये जो क्रेडिट है ये आपने पहले उसे रिवर्स कर दिया था, अब आप उसे रिक्लेम कर रहे हैं। इससे एक फायदा ये भी होगा कि जब आपका ये मंथ का GSTR 3B का आईटीसी और आईटीसी एज पर 2B कंपेयर किया जाएगा, तब दिखेगा कि GSTR 3B में हायर अमाउंट है टू द एक्सटेंट ऑफ D1। तो आपको पता रहेगा कि ये वो क्रेडिट है जो हमने पहले क्लेम किया था, रिवर्स किया है, और फिर वापस से उसे रिक्लेम किया है इस रिटर्न में। इसके अलावा कोई ऐसा आईटीसी है जो आपको कंप्लीटली इनएलिजिबल है 16(4) के थ्रू, वो आपको यहाँ डालना है। यानी कि जो क्रेडिट आपको कभी मिल ही नहीं सकता है, या फिर हमेशा के लिए डिसअलाउड है, यानी कि जैसे सेक्शन 17(5) का कोई आइटम या 16(4) का आइटम, वो आप यहाँ कवर करेंगे। उसे ध्यान दीजिए कि वो ए और बी कैटेगरी में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर D2 में आ जाएगा। सर्कुलर में एडिशनली गवर्नमेंट ने काफी सारे खुद भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स दिए हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें लिखा गया ऑल नॉन रिक्लेमेबल, यानी कि जो आप रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन 4B1। यानी कि 4B1 जो क्रेडिट आप रिक्लेम नहीं कर सकते फ्यूचर में, वो यहाँ पर आएगा। यानी कि जो कंप्लीटली आपका आईटीसी से निकल जाएगा वो यहाँ आएगा। जो आप रिक्लेम कर सकते हैं फ्यूचर में, वो यहाँ आएगा 4B2 में। सी देखिए लिखा है ऑल रिक्लेमेबल आईटीसी रिवर्सल्स मे बी रिपोर्टेड इन टेबल 4B2। It should be noted that ITC reversed under 4B2 can be reclaimed in 4A5 at appropriate time, and the breakup detail of such reclaimed ITC should be provided in 4D1 in the same return। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अगर 4B2 में आपने कोई अमाउंट रिवर्स कर दिया है 1 महीने में, तो जब आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं आपको 4A5 यानी कि यहाँ स्पेसिफाई करना है, साथ ही साथ आपको 4D1 में भी स्पेसिफाई करना है। तो जब आप कोई क्रेडिट रिक्लेम करते हैं, आपको ध्यान देना है, आपको दो जगह पे शो करना है, 4A5 और 4D1। जो भी आप अमाउंट डी में शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि वो आपके नेट आईटीसी अवेलेबल में ऐड नहीं हो रहा है। आपको इंश्योर करना है 4A5 में भी शो करे प्लस D1 में भी शो करे। ITC which is never going to be available, देखो तो ITC not available mentioned in GSTR to be of the taxpayer has to be reported in 4D2 of the table 4। यानी कि ये बोला ineligible any ITC availed inadvertently in table 4A in previous tax periods due to clerical mistakes or some other inadvertent mistakes may be reversed in 4B2। तो ITC अगर जो आपने गलती से ले लिया है 4A में, सपोज 1000 रुपीज का क्रेडिट था, आपने लिखा है गलती से 10,000 लिख लिया है, तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं 4B2 में, यानी कि ये अदर्स कैटेगरी में। बेसिकली जो चेंजेस इनिशियली जब आप 3B अब भरते थे तो 2B से फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होते थे, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज अलॉटेड टू देम इन द 2B, GSTR 3B अपडेट किया जा रहा है ताकि जो जो चेंजेस इस सर्कुलर में आए गए हैं क्लैरिफिकेशन उसी के हिसाब से फिगर्स GSTR 2B से फ्लो होकर GSTR 3B में आ सकते। तो आई होप दोस्तों हमने ये सब काफी किया और ये आपको समझा
फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा। दोस्तों यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।